गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बी तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में विस्तार से विवेचना करेंगे, समझेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और विश्व कल्याण, विश्व शांति के संदर्भ में क्या क्या भूमिका रही है आज तक, हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के प्रभाव को कम तथा सभी तड़ते विश्व के देशों को अपनी स्वतंत्रता, अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए तथा किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए ये इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन तब से ही लेकर आज तक इस आंदोलन का जो स्वरूप है वो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन या विश्वव्यापी बन चुका है और इसका कार्यक्षेत्र भी अत्यंत व्यापक हो गया है। आप देखेंगे कि बेलग्रेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगभग 25 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन आप देखेंगे कि वर्तमान में लगभग इसकी सदस्य संख्या 120 के ऊपर बढ़ चुकी है। सदस्य संख्या की बढ़ोतरी के साथ साथ इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र या कार्यक्रमों को भी काफ़ी विस्तार हुआ है। आप देखेंगे जैसे हरारे शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने पर भी बल दिया गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे, क्योंकि देखो ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना जो तृतीय विश्व के देशों की मांग है, ये कभी इसका प्रारंभिक स्थापना के समय उद्देश्य नहीं रहा था, बाद में इसका विस्तार हुआ और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने की जो बात है वो भी समय के साथ इसके प्रासंगिकता के साथ या प्रमुख मुद्दों के तौर पर इसका साथ बन गया। आप देखेंगे कि 1989 में जब बेलग्रेड में दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ तो उसमें मैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में विश्व भर की बढ़ती हुई चिंता का विशेष विचारणीय विषय रहा हुआ है। ओजोन पर, परमाणु शस्त्र, बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना, इससे जो भी वातावरण पर कुप्रभाव पड़ते हैं, सभी पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया। इसलिए हम समझ सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा समय के साथ अनुकूलित एक आंदोलन रहा हुआ है जिसने अपनी समय परिस्थिति को देखते हुए काफ़ी कुछ बदलाव करते हुए आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थितियों में अपना योगदान दिया है और बेहद इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हुई है। तो एक एक करके देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं जो गर्व के साथ कह सकते हैं हाँ, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय जगत में बेहद महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक तौर पर कि गुटनिरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्रदान की गई। प्रारंभ में जब इसका स्थापना हुई थी तो अमेरिका ये कहता था कि दुनिया में दो ही गुट हैं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ये तीसरा गुट क्या होता है? ये गुटनिरपेक्षता कोई चीज़ ही नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब इस अपनी उपलब्धियां, अपने कार्यक्षेत्र और अपनी योजनाओं के तहत दोनों गुटों से मान्यता मिलनी शुरू हो गई। इसलिए आप देखिए कि गुटनिरपेक्षता एक नई संकल्पना है। प्रारंभ में गुटनिरपेक्ष देशों को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ा कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाएं कि गुटनिरपेक्षता क्या है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इसे एक स्वतंत्र और नई संकल्पना के रूप में कैसे मान्यता दिलाई जाए। आप देखेंगे किसी को कैसे समझाएं कि गुटनिरपेक्षता है क्या, क्योंकि इससे पहले इसके संदर्भ में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। और ये तीसरी दुनिया के देशों ने कहा कि नहीं, हम तो गुटनिरपेक्ष है, तो ये बहुत ही एक चुनौती बनकर उभरे कि दुनिया को एक विश्वास में कैसे लिया जाए कि हम गुटनिरपेक्ष हैं और गुटनिरपेक्षता का हमारा क्या उद्देश्य है और स्वतंत्र और नई संकल्पना पर कैसे इसको मान्यता दिलाएं। शुरुआत में दोनों गुटों ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास किया। पश्चिमी गुट की अपेक्षा पूर्वी गुट ने और भी अधिक किया। सच्ची बात तो ये है कि कुछ गुटनिरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। अब सोचें, स्वतंत्र होने के बाद भी जो साम्यवादी राष्ट्र थे उन्होंने भारत को स्वतंत्रता की अपनी मान्यता प्रदान नहीं की थी। दोनों गुट ये मानते थे कि युद्ध
के बाद विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है, और वो ये है कि वह उनमें से किसी एक के साथ गुटबद्ध हो जाए। आप सभी स्वतंत्र हो, लेकिन आपके सामने एक ही रास्ता है कि दो गुट हैं, दोनों में से किसी एक के साथ आप जुड़ जाओ। उनका पक्का विश्वास था कि गुटनिरपेक्षता एक प्रकार का ढोंग है, दिखा हुआ है, आडंबर है, या कोई तीसरा रास्ता है। आप समझ सकते हो। इसलिए दोनों गुट ये समझते थे कि जो भी देश गुटनिरपेक्ष हैं वे वस्तुतः गुट रूप से दूसरे गुट के साथ बंधा हुआ है, स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि गुटनिरपेक्ष क्या है। वो समझते हैं एक प्रकार का ढोंग है, दिखा हुआ है, जानबूझ के इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जबकि वो किसी न किसी गुट से जुड़ा हुआ है। शक्ति दो है, तीसरा शक्ति का केंद्र कहाँ से पैदा हो रहा है? शीत युद्ध दोनों के मध्य चल रहा है, शक्तिशाली दो राष्ट्र हैं, परमाणु संपन्न दो राष्ट्र हैं, और ये तैयार हो गए गुटनिरपेक्ष राष्ट्र। ये कौन सा? और फिर इन्होंने बताया इनको अपने आप को साबित करने में बहुत बड़ी चुनौतियाँ आई कि हम क्या हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे इनको बहुत लेट एहसास हुआ कि हाँ, वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो अपनी इन नियमों, सिद्धांतों और अपनी इस विचारधारा पर चलने वाला एक आंदोलन है। तो समझ सकते हैं इन दोनों गुटों में धीरे धीरे परिवर्तन आया। साम्यवादी दृष्टिकोण या साम्यवादी राष्ट्रों का जो दृष्टिकोण है 1953 में आप देखते हैं कि जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद बदलना शुरू हो गया था, क्योंकि स्टालिन तो बहुत शक्त व्यक्तित्व थे। तो उसके बाद में थोड़ा सा उनके विचार में, नेतृत्व में थोड़ा सा बदलाव आया। 1956 में देखते हैं कि सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने न केवल पहली बार ये स्वीकार किया कि गुटनिरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र है, बल्कि ये भी अनुभव किया कि विश्व की सभी मूलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष देशों के एक से विचार हैं। पश्चिमी गुट ने 7वें दशक में जाकर गुटनिरपेक्ष नीति को मान्यता दी। गुटनिरपेक्ष देशों को गुटबद्ध देशों के मन में संशय दूर करने और इस नीति के प्रति सद्भावना और सम्मान का वातावरण पैदा करने के प्रयास में जो सफलता मिली, वास्तव में वो बहुत ही सराहनीय है। तो आप देखेंगे 1961 में आंदोलन की स्थापना हुई, लेकिन 70 के दशक में जाते पश्चिमी गुट ने मान्यता दी। स्टालिन की मृत्यु के बाद में जब क्रुश्चेव आए, तो क्रुश्चेव ने फिर उनको धीरे धीरे विचार अपने बदले, और इनके समझ में ये अपनी धारणा बनी कि वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऐसा है जो काफ़ी कुछ जो उपनिवेशवादी है, साम्राज्यवादी ताकत है, या फिर अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता और अपनी स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने की ओर अग्रसर है, ये शांति सद्भावना की ओर काम करने वाला है। तो उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन जरूर सफलता इनको मिली, और ये सफलता वास्तव में सराहनीय है। और मानना पड़ेगा कि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को धीरे धीरे दोनों गुटों से मान्यता प्राप्त करके विश्व शांति की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा इसका सबसे बड़ा योगदान या जो बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो ये है कि विश्व राजनीति में संघर्ष, संभावित जो भी संघर्ष थे उनको टालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप देखेंगे कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ विकट संघर्ष टल गए, या फिर ऐसे संघर्ष थे उनकी तीव्रता कम हो गई, या फिर उनका समाधान हो गया। आप मानेंगे कि इसी की वजह से जो एक शताब्दी में 2 विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, और फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो शीत युद्ध इतना लंबा 1945 से 90 तक 45 वर्ष तक ये चलता रहा, फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं छिड़ा या नहीं हुआ, जिसकी संभावना तो कहते थे कि 1950 में हो चुकी थी कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध भी होकर रहेगा, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, सभी स्तर पर इस प्रकार की चिंता व्यक्त कर रहे थे। ठीक है, लेकिन गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एकमात्र ऐसा था जिसने विश्व में जहाँ भी तनाव बढ़ा, जहाँ भी उग्रता आई, जहाँ भी तीव्रता हुई, उसको समाधान ढूंढने के लिए शांति प्रिय साधनों का प्रयोग करते हुए ये विश्व में शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम किया। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ये दावा कर सकते हैं कि यह उनका दावा गलत भी नहीं होगा कि उन्होंने परमाणु शस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये उनका जबरदस्त दावा हम समझ सकते हैं। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंटने से रोक दिया, जिससे दोनों गुटों के मध्य सीधी टक्कर रोकने में बहुत ही उनको सहायता मिली। गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी सर्वोच्च शक्तियों को उस रास्ते से हटा दिया जिस पर चलते चलते उनके मध्य प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ सकती थी,
और इसकी बजाय उन्हें अपने से कम विकसित देशों को विकसित करने की शांतिपूर्ण प्रतिबद्धता के रास्ता पर चलने की प्रेरणा दी। और इस तरह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को स्थिर रूप देने में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि अनेक ऐसे राष्ट्र विद्यमान न होते तो दोनों गुटों में से किसी एक के साथ गुटबद्ध न थे, तो उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट, कोरिया युद्ध, इंडोनेशिया सैन्य संघर्ष, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह के संबंधित विवाद, स्वेज युद्ध जैसे संकटों के समय न्यायोचित और त्वरित समाधान का आग्रह और अनुरोध न करते तो संभवतः और भी भयानक, व्यापक और अनवरत संघर्ष होते हुए पूरी दुनिया इसके लपेटे में ले सकते थे या तृतीय विश्व युद्ध भी हो सकता था। लेकिन इसने हमेशा सक्रिय रूप से और 2 कदम आगे बढ़ाकर हमेशा शांति, सद्भाव, सुरक्षा के संदर्भ में आवाज़ उठाई और जो भी समस्या बनती थी उनका निराकरण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो सबसे बड़ा आज हम सब देख रहे हैं कि जो 1914 से 18 और 39 से 45 इतने कम समय के दौरान 2 विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद से आज तक विश्व में कहीं पर भी तीसरे विश्व युद्ध की जैसे खतरे जरूर पैदा हुए, लेकिन उन खतरों को वही समाप्त कर दिया गया। ये भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। तीसरी इनकी उपलब्धि मानी जाती है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में प्रेरित होने से रोकना। शीत युद्ध पढ़ चुके हम, इसको शस्त्र युद्ध में यानी इस ठंडे युद्ध को गर्म युद्ध में तब्दील करने से रोकना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। बहुत से गुटनिरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के मध्य सद्भावना हेतु संपर्क के माध्यम का काम करने के तैयार थे, मतलब उनका पुल बनने के लिए एक प्रकार से तैयार थे। और शीत युद्ध के दोनों पक्षों के मध्य गलतफहमियां दूर करने में उनको जो बहुत ही सहायता मिली। कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव किया कि विश्व परमाणु विध्वंस के कगार पर है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्तियों ने जानबूझकर उस राह पर चलने से या खामख्याली की वजह से वह शस्त्र युद्ध में परिणत हो सकता था, कि उनकी हर हरकत की वजह से कभी भी ये शस्त्र युद्ध में बदल सकता था। जैसे आप क्यूबा मिसाइल संकट को आप देख लीजिए, यहाँ और भी चीन वियतनाम वाली समस्या देख लीजिए, ये आप पश्चिमी संकट देख लीजिए, और भी ऐसी काफ़ी समस्याएं थी जहाँ पर लगता था कि अब ये हकीकत में वास्तविक गर्म युद्ध में बदल सकता है। लेकिन शीत युद्ध के इस दौरान, इस काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित करने का काम किया। अगली उपलब्धि के रूप में देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारा शीत युद्ध है उसको दैत्यांत यानी तनाव शैथिल्य, तनाव में कमी करने में भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और तनाव शैथिल्य को लाने में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगली उपलब्धि है कि निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। आप देखिए, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई है उसमें उन्हें एकदम सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उसने लोगों को ये नहीं भूलने दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की बेलगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। ये उनको एहसास जरूर करा दिया कि आप कर तो रहे हो, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयानक है। गुटनिरपेक्ष भारत को ये देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परमाणु प्रतिरोध संधि के रूप में फलीभूत हुए। इंदिरा गांधी ने स्पष्ट कहा था कि आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ। तो आप समझ सकते हो, जैसे जो NPT संधि है या आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, इस प्रकार की जो भी संधियाँ हुई, तो इसमें मकसद यही था कि इन सभी परमाणु शस्त्रों को, शस्त्र नियंत्रण पर एक प्रकार से रोक लगे, उसको बढ़ावा न मिले। उसको बढ़ावा न मिलने से ही हम सबका कल्याण है, सबका एक अच्छा शांति सद्भाव के साथ जीवन जी सकते हैं। अगला इनका उपलब्धि है विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण का निर्माण। आप देखिए, जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे या नवोदित कमजोर राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से निकालकर उन्हें स्वतंत्रता के वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखने का अवसर गुटनिरपेक्षता ने प्रदान किया और यही इसकी फाउंडेशन है। इसी के लिए ही इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। गुटबंदी की विश्व राजनीति के दमघोटू राष्ट्र समाज में गुटनिरपेक्षता ताजी हवा का झोंका लेकर आई
ये ताज़ी हवा थी खुले समाज के गुणों की, मुक्त और खुली चर्चा के वरदान की, तीव्र मतभेद और रोष के समय भी संपर्क के रास्ते खुले रखने की महत्व की है। शीत युद्ध के कारण जो अनुदारताएं और विकृतियां पैदा हो गई थी, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दूर करने का अथक प्रयास किए और इससे वर्तमान विश्व समाज में कहीं भी अधिक खुला समाज बन गया। मतलब जो एक व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति और जो जिस प्रकार से शोषण, अत्याचार, प्रताड़ना, इनसे सब कुछ दूर रहकर एक नई हवा का झोंका होता है, ताज़ी हवा का झोंका होता है, जिसमें खुले समाज के या मुक्त या खुली चर्चा, तीव्र मतभेद, रोष के स्थान पर संपर्क के रास्ते खोलने की बात जो उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में की, वो हकीकत में इन देशों में फलीभूत भी हुई। तो इसलिए कह सकते हैं कि इन्होंने एक विश्व के लिए बहुत ही उन्मुक्त वातावरण का निर्माण किया, जिसमें किसी प्रकार की बंदिशें नहीं है, सभी को अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ और चहुमुखी विकास के अवसर प्रदान करने की बात, स्वतंत्र व्यक्ति के जीवन की बात का उल्लेख किया गया, जो हकीकत में फलीभूत भी हुआ। अगला है अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान। अब देखिए, गुटनिरपेक्ष देशों की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों में एक ये है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत आदर्श को अपने ऊपर थोपे जाने का पूरा विरोध किया। इन दोनों ही गुटों ने जो भी इनको ऊपर थोपने का प्रयास किया, इन्होंने विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय ढांचों और पद्धतियों का आविष्कार किया। यानी इन्होंने जो भी इनकी महाशक्तियों के द्वारा जो भी ढांचा या जो भी स्ट्रक्चर, या भी यूँ कह सकते हैं कि जो तरीका उन्होंने थोपा, इन्होंने विरोध किया, नहीं, अब हमारे देश की चुनौतियाँ, समस्याएं, उपलब्धियाँ जो भी हैं उसके अनुरूप हम उसको मॉडिफाई करके हम हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार हम उसको लागू करेंगे, अर्थात उसी पद्धति को हम हमारे देश पर लागू करेंगे जो हमारे देश के लिए अनुकूल है। इस तरह भारत ने अपने लिए, आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवाद के ढांचे का आविष्कार किया, अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद का, तो हर देश ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए इसके संदर्भ में अपना काम किया। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। देखिए, यूएनओ गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों में हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी। किस प्रकार से रूपांतरित? देखिए, एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरा शीत युद्ध में अपनी अथक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठनों से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिसमें छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका को महत्व बढ़ा दिया, जिसमें सभी सदस्यों का बराबर का प्रतिनिधित्व होता है, और सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व कम किया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की सुरक्षा परिषद की जो एक प्रकार के संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अपनी तानाशाही रवैया होता है उसको काफ़ी कम करने में भूमिका निभाई, महासभा की शक्ति को जागृत किया, और महासभा में सभी जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो सभी बराबर की दर्जा प्राप्त होता है, सबको एक मत का अधिकार होता है और सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। तो महासभा ने ऐसा कई बार काम किया है, जब भी संकट का दौर आया, इस संकट के लिए मतलब विश्व शांति के लिए जो संकट पैदा हुआ, उनका उचित शांतिपूर्वक समाधान और स्थायी समाधान ढूंढने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसका जो स्वरूप है उसको काफ़ी कुछ परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद। देखिए, जो भी अल्प विकसित, अविकसित या विकासशील राष्ट्र हैं, जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र हैं, इनके मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को बहुत बड़ी सफलता मिली। आप देखते हैं कि कोलंबो शिखर सम्मेलन में तो एक आर्थिक घोषणा पत्र भी स्वीकार किया था, और जिसका आधार ये था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग हो, और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव जो भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है। ये तीसरी दुनिया के विकासशील देशों का एक सहयोग का प्रतीक है, अर्थात इसको साउथ साउथ संवाद या दक्षिण दक्षिणी सहयोग के नाम से इसका आह्वान इन निर्गुण राष्ट्रों के मन से हुआ था। आप देखेंगे कि केवल राजनीतिक मुद्दों को या राजनयिक मुद्दों को नहीं देखता है, यह आंदोलन जितनी भी आर्थिक समस्या हैं उनके समाधान ढूंढने और आर्थिक विकास पर भी बल देता है। आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध के यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो भी देश हैं, इन सभी जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित राज्य हैं, ये सभी प्राय एक समान, एक जैसी परिस्थितियों वाले गरीब राष्ट्र, अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्र हैं।
तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सब आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, आर्थिक विकास करें, अपनी जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां हैं उनकी तरफ ध्यान देकर हम हमारा विकास करें। तो इसलिए उन्होंने एक नया अपना एक इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मन से एक नया उन्होंने डायलॉग यहाँ पे संवाद कायम किया, जिसको कहते हैं साउथ साउथ डायलॉग, यहाँ दक्षिण दक्षिण सहयोग या दक्षिण दक्षिण संवाद। इसके माध्यम से जो भी सारी समस्याएं उनका हल ढूंढे, उसका समाधान ढूंढने का काम किया। अंत में देखते हैं इन सभी राष्ट्रों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। अब ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, देखिए आप, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इनका जो सम्मेलन हुआ था काहिरा में 1962 में, उसमें आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। काहिरा सम्मेलन मुख्य बल सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों पर दिया गया। फिर लूसा का सम्मेलन हुआ, उसमें भी गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक विकासशील मामलों पर पूरा विकसित और औद्योगिक देशों के मध्य सामान्य पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियस जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाए। लेकिन अल्जीरियस आह्वान अनसुना नहीं रहा। असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इस पहल का जो क्रियान्वयन हुआ, जो 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 6ठे अधिवेशन में बुलाया गया और 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की घोषणा और एक कार्रवाई योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए संयुक्त राष्ट्र के मान से। लेकिन आपको ये समझना है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ये है, क्योंकि देखो दुनिया में वैश्वीकरण अर्थात भूमंडलीकरण, अब इसमें जितनी भी आर्थिक संगठन है या जितनी भी एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसे WTO है, IMF है, ये सब संगठन, अब ये जो भी नई व्यवस्था जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत का जो ढांचा है वो इन विकसित राष्ट्रों के अनुकूल है। अब ये तीसरी दुनिया के और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ये कहते हैं कि ये जो वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो विकसित राष्ट्रों के अनुकूल है, इसमें हमारा शोषण होता है, हमको किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है, हम ठगे से रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है व्यापारिक क्षेत्र में और भी जो भी इससे संबंधित क्षेत्र हैं, उनका एक प्रकार से बदलाव या रूपांतरण किया जाए, जिसमें तीसरी दुनिया के देशों की भी अपनी पहुंच हो, उनकी भी भूमिका हो, उनकी भी उसमें अपनी किसी भी मामलों में दखलंदाजी हो, ताकि ये स्वयं अपना विकास कर सके और उनका शोषण न कर सके, नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद की शिकार न हो सके तथा अपना एक टिकाऊ सतत विकास कर सके। इसके संदर्भ में ये कहते हैं कि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए और हमारे अनुकूल, पूरी तरह अनुकूल नहीं करें, लेकिन व्यापार ऐसा हो जिसमें किसी का एक तरफा फायदा न हो, आर्थिक स्थिति ऐसा हो कि किसी एक पक्ष को फायदा न पहुंचे, सभी को फायदा पहुंचे। ऐसी स्थितियां का निर्माण करने के लिए इन्होंने एक सौर मांग उठाई और वो थी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, जिसके लिए उन्होंने पुरजोर ढंग से अपनी आवाज़ उठाई, मांग उठाई। तो ये हमने आज देखा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका मतलब निभाकर अब आज तक जो उपलब्धि हासिल की है, जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो योगदान दिया है, उनके संदर्भ में आज हमने क्लास में डिस्कशन किया।